अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तानी मईशत हो या गवर्नेंस का निज़ाम हो, लगता है ऐसा है कि जैसे इस मुल्क में अब सब कुछ बैरूनी दबाव या फिर मंशा पर चलाया जा रहा है। आजकल पाकिस्तान में IMF मिशन की आमद की धूम मची हुई है, जो पाकिस्तान में गवर्नेंस, पब्लिक फाइनेंस, मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे निज़ाम इंसाफ में भी इस्लाहात मुतारिफ करवाने के लिए सरगर्म अमल हैं। IMF का ये मिशन कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त की मुलाकात की वज़ारत कानून और इंसाफ के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं, हुकाम हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में वफ्द को जजिस तकर्रुरी के तरीक़ेकार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई थी। IMF मिशन की इस तरह हमारे अदालती निज़ाम में मुदाखलत की नज़ीर पहले कभी भी नहीं देखी गई। IMF मिशन की मुल्की अदालती अमूर में इस तरह से दिलचस्पी जाहिर करना यकीनन अचंभे की बात है। IMF की इन मुलाकातों पर अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल व इंसाफ से है और शायद उन्हें हमारे निज़ाम अदल पर एतबार नहीं। की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद उस वजह से। जी, जहां एक तरफ अपोजिशन की जमातें इस दौरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, वहीं अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इस मिशन को आम इंतखाबात के दौरान मुल्क में कानून और इंसाफ की अमलदारी के हवाले से खत लिख कर आगाह भी कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से IMF मिशन के सरबराह को खत लिख कर उनको याद दहानी करवाई गई है कि 7 जुलाई को IMF के मिशन की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से एक मुलाकात हुई थी, जिसमें उनकी जानिब से मुल्क में कानून की अमल दरामद के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया गया था। उनकी जानिब से इस बात पर जोर दिया गया था कि मुल्की माशी तरक्की का इन्हिसार कानून और आइन की अमल दरामद से या उसकी अमलदारी से जुड़ा है। अपने इस खत के साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक एक डोज़िया भी इस मिशन को अरसाल किया है। उमर अयूब की जानिब से IMF मिशन को खत लिखने पर हुकूमत इनको शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलने लगता है तब PTI उस तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देती है। बहुत से नाक़िदीन का भी यही कहना है कि IMF के मिशन के दौरे का मकसद मुल्क में करप्शन और गवर्नेंस के निज़ाम में इस्लाहात लाकर उसको बेहतर बनाना है, ताकि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी लाकर अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो दी जा सके। PTI की जानिब से ऐसे खतूत का लिखा जाना मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये कुछ मामलात हैं, इन पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इशूज़ भी हैं जो हम देख रहे हैं कि सर उठा रहे हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक कॉल दी गई थी फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से, उसको लेकर भी एक इंटरनेशनल जरीदे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ज़ोर शोर के साथ ट्वीट किया है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम से सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर असद अशरफ ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर पॉलिटिशियन है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं ज़रा हुकूमत से आप सबकी इजाज़त से अगर शुरू कर लूँ, क्योंकि सर आपने अभी मौलाना फजल रहमान की बात भी सुनी। मैंने असद अशरफ साहब सर आपको और बहुत सारे हवाले दे सकती हूँ जो इस वक्त तनकीद का एक सिलसिला है जो कि जारी है कि नज़ीर नहीं मिलती है इस तरह की किसी भी चीज़ की। इससे पहले IMF के साथ हमारे फाइनेंशियल मामलात होते हैं, बजट के अंदर वो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बल्कि मैं कहूँगी डिक्टेट करते हैं। लेकिन सर जो अदलिया है, जुडिशरी है, वहाँ जाना उनका और इतना इंटरेस्ट लेना, चीज़ों को ऑब्जर्व और इन्वेस्टिगेट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये तो लैक ऑफ ट्रस्ट है एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो उनकी तरफ से शोर है। और दूसरी बात ये कि एक्सेस क्यों दी हमने, हम क्यों मान गए ये सब कुछ? देखिए, आपने जैसे बात की कि IMF यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जब आपको देती है, लोन देती है, अपने प्रोग्राम्स देती है, तो उनकी कुछ शराइत भी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसानी हुकूक भी है, इंसाफ और अदल भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, करप्शन भी है और सरकारी मुलाजमिन जो है उनके भी अफेयर जो हैं वो भी उनमें देखती हैं और आपके बजट्स में किस तरह रेवेन्यूज आने हैं, गवर्नमेंट ने किस तरह इंक्रीज करने, वो सारी चीज़ें देखती है। स्टेट बैंक गवर्नमेंट से भी मिलती है और मिलना चाहिए भी। अगर उनको किसी चीज़ के खदशात हैं, जो कि जैसे आपने कहा कि ये खतूत लिखते हैं और ये बड़ा लिखते हैं, बड़े तवातर से लिखते हैं, ये उस वक्त भी लिखते थे जब ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के उस वक्त भी लिखे गए थे। आपको पता है कि
से भी ये पूछा था कि क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं हो गया, क्योंकि वो समझते थे कि पाकिस्तान को हम ये नुकसान कर रहे हैं। तो ये किसी तरह भी ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान जो एक बांग्लादेश से निकल के और जिस तरह के स्टेडियम देखे गए हैं और लोग समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो वो श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया की शिफ्टिंग जो है। लेकिन सर आप ये जो कुछ हुआ ना जिसका मैंने हवाला दिया, इसको इनकी खतूत पर नहीं डाल सकते। ये मिशन पहले आया था, खत तो बाद में लिखा, कल लिखा है शाम को उमर अयूब साहब ने, तो उसकी वजह से तो वो नहीं आए हमें ऑब्जर्व करने के लिए। और सर ये पहला IMF प्रोग्राम भी नहीं है जिसमें पाकिस्तान गया, इससे पहले वो कभी क्यों नहीं आए? अब ऐसा क्या अनोखा हुआ है? देखिए वो हमेशा बहुत सारी चीजें देखते हो, उसमें ये भी देखते हैं कि कोई ये तो नहीं कह रहा कि उनके इंसानी हकूक जो है या दूसरे चीजें जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, या कुछ ऐसी यहाँ पर गवर्नमेंट ने या किसी ने चीजें की हैं जो अवामी मफाद पे हिट करनी है। तो अगर वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की मिलने की, तो एक्सेस दिया और वो मुलाकात होगी। अगर उनके कोई खदशात थे तो वो उनके अदलिया के मुतालिक थे या किसी और इंसाफ की फराहमी के मुतालिक थे, तो उन्होंने अपना जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो वो लेके आए थे अपने माइंड में, हो सकता है वो क्लियर होगी उनकी बात। चले आप कहीं ना कहीं जो मेरा पॉइंट है उसको वो कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं कि हमने ऐसा माहौल बनाया है कि ज़रूरत यहाँ तक पहुंची। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं ज़रा हुमायूं मोहम्मद साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर हुकूमत ने भी इतना सारा कंसीड कर दिया, अदलिया तक पहुँचा दिया उनको, कल दोबारा उनकी मुलाकात है, पता नहीं वो रज़ा रब्बानी साहब ने तो बड़ा ही उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या क्या हमारी हुकूमत उनके आगे मान गई है। सर कसर आप लोग भी नहीं छोड़ रहे, ये लोग अगर ऐसा एक्सेस दें तो आप तनकीद करते हैं, जो एक्सेस आप लोगों ने खुद मांगा उमर अयूब साहब ने खत लिखकर, वो ठीक है, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है, मेरे लिहाज से फ़र्ज़ करें मैं अपने किसी नुमाइंदे, जो मेरा नुमाइंदा से जो मेरे लिए काम करता है, ठीक है, ये याद रखिए ये पॉलिटिशियंस बेसिकली अवाम के नुमाइंदे हैं, एग्रीड? अवाम हमें वो लेकर आती है। अब अगर कोई नुमाइंदा ऐसा हो जिसकी पास हिस्ट्री में जब भी आपने कभी उनको पैसे दिए वो पैसे खा गया हो, ठीक है, अब वो आपके बेसिस पे चला गया हो एक बैंक के पास कि जी ये मुझे एक चेक मिला है डॉक्टर हुमायूं ने दिया तो ये कैश करा दे, बैंक वाले क्या करते हैं? ठीक है, फोन कर दें आपको, हाँ। फोन कर दें आपको, ठीक है, आप कहते हैं यार इसको पैसे मत देना, ये भागा हुआ है, ठीक है। देखिए बात यह है जो इस वक्त सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से जुडिशियल मैनिपुलेशन हुई है उस तरीके से, और उससे पहले ये जो फाफन हो गया, पटन के रिपोर्ट हो गए, जिस तरीके से कितने 64 डिफरेंट तरीकों से इन लोगों ने, पटन कहते हैं इन लोगों ने बेईमानी की इस दफा, मतलब बेईमानी की भी हद हो गई है। क्रिएटिविटी के नंबर तो दे दें, खैर नहीं क्रिएटिविटी के नंबर दे रहे हैं, वही सिर्फ नंबर रह गए, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ। फिर नंबर 2 मेरे ख्याल में जो वो गए भी थे उस जगह पे कि जाके देखें कि अभी जो हुआ हो रही है उसके बारे में। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर हम आज एक दफा बैठ के ईमानदारी से बैठ के हम देखें कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से तरक्की क्यों नहीं कर रहा, उसके अपोज इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे ममालिक, इंग्लैंड वगैरह सारे तरक्की कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान अगर उस लिहाज से तरक्की करता है जिस लिहाज से ये 1970s और अर्ली 80s में 1984 तक का है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आतिफ मियाँ कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर उस तरीके से तरक्की करता आज आप में से हर एक की पर कैपिटा इनकम $3,500 होती। सर हमारी तो जो पेस है अभी तो ये डर है कि शायद अफगानिस्तान ही आगे ना निकल जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस चीज को सामने रखते हुए जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने जुडिशियल मैनिपुलेशन करते रहे। पहले ये याद रखें, हम लोगों की जो जुडिशरी जिस तरीके से काम करती है, ये इंडिया एक्ट 1935 जो था ना, उस लिहाज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 1952-56 वाले उसमें 1962 में और 1973 में कोई चेंजेस नहीं आए। 2018 में इसके अंदर चेंजेस लेकर आए थे, जो 18वीं तरमीम थी, सॉरी 2013 में 18वीं तरमीम थी, फिर एक उसको चैलेंज कर दिया था, वो ख़त्म हो गया, फिर वो चीज़ें चेंज की। इस दफ़ा जो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने तो तबाही मचा दी है। IMF को खत क्यों लिखा, देखिए मिशन को खत क्यों लिखा? देखिए आप देखिए IMF को हमने क्या लिखा है, देखिए IMF को क्या लिखा है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखी हैं, और हम लोगों ने तो ओपन लेटर लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा कर्ज नहीं रोक सकता, अगली ट्रांच नहीं रोक सकता। IMF को अगर ये कंसर्न पे अलार्म हो गया तो वो रोक सकता है। मुल्क का नुकसान क्यों करेंगे? मुल्क होगा तो सियासत होगी ना। एक मिनट, मेरी नजर में अगर आप
پیسہ غلط انسان کے ہاتھ میں دے دے وہ زیادہ بڑا نقصان. سر آپ چاہتے ہیں ملک آفیشلی ڈیفالٹ کر جائے؟ یو نو کہ آئی ایم ایف وڈرائنگ کا کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آئی ایم ایف آپ کے اور میرے کہنے پہ پیسہ نہیں روکے گا. آئی ایم ایف ان کو کہے گا کہ اتنا بڑا کیس بنا کے اگر ان کو ایک منٹ ہے وہ روکے گا نہیں, وہ ان کو کہے گا ان چیز کو ٹھیک کرو. بینک جب آپ کو لون دے دیتا ہے نا, بینک آپ کو لون روکتا نہیں ہے, بینک آپ کو کہتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرو. اگر وہ چیزیں غلط کرتے ہو, ہر ریویو سے پہلے ہم جٹری ہوتے ہیں, ہر ریویو سے پہلے ہم کہ پتہ نہیں اب یہ ریویو سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ نے حصہ ڈال دیا نا سر. اس کی وجہ یہ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کام ٹھیک نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو لون نہیں دے گا. لون دینے والا صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ کیا آپ نے جو لون لیا ہے اس لحاظ سے, اور آئی ایم ایف کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ کے ایکسپنسز آپ کی انکم سے کم ہونے چاہیے. لیکن سر وہ تو بھی عدلیہ میں چلے گئے, اکاؤنٹیبلٹی پروسیجرز دیکھ رہے ہیں. یہی ساری چیزیں نا, یہ ساری وہ بیسک فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کو جب تک آپ کریکٹ نہیں کریں گے آپ آگے پروگرس نہیں کریں گے. چلیں میں ذرا کامران مرزا صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں. سر ایک تو یہ کہ پاکستان جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ آپ لوگوں نے بڑا سخت موقف لیا ہے, یہ جو عدلیہ کی ملاقات ہے اور اس کو لے کر مولانا نے بھی کہا ہے کہ یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ نے بھی کہا ہے کہ جو سلامتی پر سمجھوتے کے مترادف ہے. تو تھوڑا سر اس پہ کیونکہ ابھی سینٹر اسد اشرف صاحب موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کی باتیں ہیں, ان کو اگر کوئی کنسرن ہے وہ اگر فرسٹ ہینڈ آ کے اس کو آبزرو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اتنا سیریس لینے کی کیا بات ہے. ایک تو سر یہ کہیے گا. دوسرا عمر ایوب صاحب کے خط کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ اپنا پہلی بات کو کہ اپنا چیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ آپ کے فائنانس والوں نے وہ ارینج کروائی ہے, اور یہ فائنانس کے حوالے سے کوئی معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو نا یہ ملاقات ارینج کروانی پڑی, اور ان کو ایک طرح کے یہ امپریشن جو نا وہ کریٹ کرنا پڑا کہ چیف جسٹس صاحب آ کے کہیں کہ نہیں جی یہاں تو سب کچھ اچھا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک ترقی جو گزشتہ سال کی ہے 2024 میں, جس کے اوپر حکومت کو جو ہے وہ ایوارڈ بھی دینا چاہیے, وہ ہم 2 درجے جو ہے نا ہم نے کرپشن میں مزید ترقی کر لی. بالکل ایک ہی چیز میں ترقی کی. ہاں, تو وہ 2 درجے ترقی کرنے کے بعد جو ہے وہ ملاقات کے لیے جو ہے پھر یہ انہوں نے ارینج کروایا, مگر آج تک جو ہے یہ اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی. ہم تو سنتے اپنے بڑوں سے, اپنے استادوں سے یہ سنتے آئے تھے کہ ایون آپ کا اپنا ایگزیکٹو بھی چیف جسٹس سے ملاقات نہیں کر سکتا, اور بعض اوقات جو ہے ہمارے اپنے ایگزیکٹو کو کے کھانوں میں بھی جو ہے نا وہ چیف جسٹس نہیں جاتے. کہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹو جو ہے سائڈ سے نہیں ملتے تھے, بعض ایسوسیشنس کے کھانوں میں جاتے ہیں. ایون ہمارے ذاتی معاملہ, ہمارے ذاتی کھانے ہوتے ہیں, ان میں بھی جو ہے نا وہ ججز نہیں آتے. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے جو حکومت نے کرائی ہے یہ بالکل غلط کی ہے, اور اسلام کا جو ہے نا وہ ایسے ادارے کو جس کے حوالے سے پہلے جو نا ہمارے گراف بہت نیچے جا رہے تھے اس کو اور انڈرمائن کروایا گیا ہے, یہ درست نہیں ہے. ان کی عزت جو ہے اس کو کمپرومائز کروایا گیا ہے, اور حکومت اپنے مفاد میں عدالتوں کو ہر بری جگہ تک لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ اپنا عمر صاحب کے خط کی, ہاں عمر صاحب کی بات کرتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کو کوئی خط نہیں لکھا جانا چاہیے. جو ہمارے گندے کپڑے ہیں وہ ہم اس کو اپنے گھر میں دھو لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ہم کوئی حالات کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے, بہت خراب ہیں حالات, مگر اس کے باوجود بھی جو نا وہ ہم نے سامان اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا ہے ہم کو. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس طرح کی معاملات بھی جو ہے نہ کیے جائے, وہ بھی اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا. صحیح, لیکن ابھی جو ہمایوں صاحب یہاں پر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فائنینشیل سپورٹ بھی اگر غلط ہاتھوں میں دے دی جائے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نقصان ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی کپڑوں کو ڈرائی کلین بھی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لانڈری تک جانا پڑتا ہے ڈرائی کلیننگ کے لیے. وہ پھر یہ آگے کہیں گے کبھی کبھی بارش میں کھڑے ہو کے نہانا. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں پھر. ہاں, تو جو جس حالات میں ہم جا رہے ہیں ہم اسی حالات میں جا رہے ہیں کہ اب ہمیں پاس کچھ ہوگا نہیں تو ہم بارش کا اور جب سے یہ لوگ آئے آپ سوچے اللہ معافی دے بارش بھی نہیں ہو رہی. حالات واقعی بارش بھی آپ نے حکومت میں ڈال دیا. سر میں نہیں, بدنیت لوگ آئے ہوئے ہیں. جی کامران صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بلوچستان میں آپ سے زیادہ مصیبت میں, ہم زیادہ مسئلوں میں, ہمارے روڈ اکثر بند رہتے ہیں, جو نا لوگوں کی بچیاں اٹھائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ ایسے ایسے واقعات ہونے لگ گئے جو ہمارے یہاں
मुमकिन नहीं था कभी ऐसा होना, मगर वो होने लग गया है। वो किसी के कानों पे जूं नहीं रिंगती, अब वो कहते हैं सब अच्छा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, बिल्कुल तरक्की कर रहा है, मगर करप्शन है। मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आके जो आपने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है मगर करप्शन में कुछ और नुकात भी उठाए गए, वो मैं अशरफ साहब के सामने रखूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे IMF के मिशन की जो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जो खत लिखा गया है उसके हवाले से भी। ऐसे अशरफ साहब सर बहुत सारी गुफ्तगू यहाँ पे हुई, किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा। स्पेसिफिकली कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जो अदलिया का इदारा है और जो चीफ जस्टिस का ओहदा है उसकी एक सैंक्टिटी होती है, वो समझते हैं कि वो किसी हद तक वायलेट हुई है इस तरीके से। ये जो इंटरेक्शन है ये करवा के और फाइनेंस डिवीजन ने कराया था, तो फिर डेस्परेशन समझ में आती है कि मामला जो है वो कहाँ पर फंसे हुए हैं। एक तो सर इस पर कॉमेंट कीजिएगा, फिर मैं जरा ये ऑपोजिशन इत्तेहाद पर भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो बड़ी कोई ऐसी नहीं है जिसपे हम फख्र कर सकें। यहाँ बड़े बड़े शख्सियात गुजरी हैं। तो देखें, टैक्स रिकवरी जो है गवर्नमेंट के टैक्स रिकवरी के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट्स में पेंडिंग है, और ये खरबों रुपए जो है उसकी टैक्स रिकवरी के केसेस जो है डिसाइड नहीं हो रहे और कई बरसों से है। मैं आपको एक हल्की सी मिसाल दूंगा कि लाहौर में एक ट्रांसपोर्टर था जिसके हाई कोर्ट के जज के नाम की थी और उन्होंने स्टे दिया था और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए। आज तक वो स्टे वेकेट नहीं कोई करवा सका। गवर्नमेंट से सारी सब्सिडी और हर चीज के बेनिफिट जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो ले रही है, ट्रांसपोर्टर ले रहा है, जस्ट बिकॉज के उन्होंने स्टे दे दिया और कोई स्टे नहीं हटाएंगे। अभी वो सुप्रीम कोर्ट से भी रिटायर हो गए, फिर भी स्टे वेकेट नहीं हो रहा। तो इसलिए IMF जो है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और इदारों के सरबराहों से मिलती है। अगर दहशत गर्दी हो रही है और अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं दहशत गर्दी के बारे में कि क्या क्या आप इकदाम ले रहे हैं, इस जो नए ला के बसाए गए और जो वहां पर ये जिनके दफ्तर खोलेंगे पेशावर में और सारे KPK में, तो फिर इसमें क्या खराबी है? आपको चले सर, आपको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपकी अदालतों तक पहुंच जाने में खराबी नहीं लग रही है तुम्हें? इंटरनेशनल मॉनेटरी जिन्होंने हमें आपको कर्ज दिया, प्रोग्राम दिए, आपने नहीं देखा? ये मेरे दो भाई बैठे, इन्हें नहीं पता कि इनके हेड ने दुबई में थम्स अप किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी को और जिस तेजी से और जिस तरह की गई है कि उन्होंने थम्स अप किया। तो इससे क्या मुराद है? ये उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे थम्स अप किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक। सर पता नहीं वैसे कौन सी इकोनॉमिक रिकवरी है जिसको किसने थम्स अप किया? सर 187 मिल्स जो है वो पंजाब में बंद हो गई है, ये मेरे पास ये आज की खबर है। 187 मिल्स सर पंजाब में बंद हो गई है, ये मेरे पास आज की खबर है। इकोनॉमिक रिकवरी पता नहीं आप इस तरह की खबरें आती रहती है, लाखों लूम्स बंद हो जाती है रोज, जिनके इंटरेस्ट होते हैं आपको भी पता है किस तरह किया जाता है। फिर अगले दिन ही लाखों जो है वो लूम स्टार्ट हो जाती हैं। ये इन खबरों पे इतना ध्यान ना दिया करे, इसीलिए ये पीका एक्ट आ रही है। सर 1 करोड़ 80 लाख बंदा बेरोजगार हो चुका है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो भी होता रहता है। देखिए रिपोर्ट कौन देता है? मैं और आप ही देते हैं ना, इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट मैंने कहाँ से डेटा लेकर आना? सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि खतरे गुर्बत से नीचे गिर गए, ये लोग बेरोजगार हो गए हैं इस मुल्क के अंदर 1 साल के अंदर। देखिए तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी पीके लगा दूं, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी पीके लगाएं, बल्कि पीके लगाएं। देखिए ना, आप IMF एक इंटरनेशनल लोनिंग अथॉरिटी है या फंड है, तो उन्होंने अगर उसके हेड ने आपको थम्स अप किया है, किसी और को नहीं किया। कुछ ऐसी मुल्क हैं किसी और को नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान की फास्टेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी पे उन्होंने थम्स अप किया। चलिए सर, आई एम ग्लैड कि आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं और इतने पॉजिटिव हैं। मुझे थोड़ा सा सर ये बता दीजिए, ऑपोजिशन इत्तेहाद ये लोग मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। नहीं सर, आप ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं, वो शायद मैं देख नहीं पा रही, इसलिए मैंने कहा करेंगे कि ये ऑपोजिशन में है। वजह यही है कि कई बरसों से ये जो टैक्स रिकवरी के केसेस हैं ये अनडिसाइडेड पड़े हुए हैं। हम कहते हैं डिसाइड करें। नहीं अच्छा सर, वैसे मैं बड़ी माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी सर, बड़ी माजरत के साथ। आप लोगों को लगता है कि टैक्स रिकवरी के केसेस पड़े हैं, अदलिया में स्पीड कम है, केसेस बहुत ज्यादा पड़े, तो आप लोगों ने सोचा कि सिस्टमैटिकली इस इदारे को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से तकर्रियां हो रही हैं, जो सारे मामला हैं, 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी अपेरेंटली आप लोग कर रहे हैं, ये भी खबर है। तो आप लोगों को लगता है अटैक ही कर दिया इदारे के ऊपर? किस लिए होती है पार्लियामेंट और सेनेट? किस लिए होती है? अगर वहाँ ऐसे कानून बनाने के लिए नहीं होती, लोगों ने बैठे हुए अपना हक राय इस्तेमाल करके तरमीम की, तो इसमें क्या बुरा किया? चले मुझे इजाजत दे सर, किस लिए होती है? मैं पूछ लेती हूँ
میرے پاس سر 2 سینئر پارلیمنٹیرینز اور ہیں. کس لیے ہوتی ہے جی پارلیمنٹ؟ وہ کہہ رہے کس لیے ہوتی ہے؟ بنائے 26ویں یعنی ترمیم ہو گئی. میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. اس طرح ہے کہ انڈیا اور پاکستان ساتھ ساتھ ہی بنے تھے, ٹھیک ہے. انڈیا میں بھی جج کے اس میں ایک کمیشن بنا تھا, اس لحاظ سے ایک ایکٹ پاس ہوا تھا کہ آج کے بعد جو ججز کی جو تعیناتی ہوگی وہ یہ نئی ایک کمیشن ہوگی, جوڈیشل کمیشن, یہ کیا کرے گی, اور اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دی تھی جو اس سے پہلے تھی. سپریم کورٹ کے انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو پارلیمنٹ کا جو ایکٹ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. وہاں پہ کیا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ یہ صرف ایک پاکستان ہے جس کی پارلیمنٹ سپریم ہے. لیکن ویسے سر جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, سن لینا, جو انہوں نے کر دیا عدلیہ کے ساتھ. کس طرح کیا؟ 26ویں آئینی ترمیم سے کیا. 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ مولانا فضل الرحمان نے بھی ڈالا. آپ ان کو قیادت دے رہے ہیں اپنی اپوزیشن الائنس کی. دیکھیں ایک منٹ ہے جائے مولانا, آپ ابھی سینیٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. مجھے جو یاد پڑتا ہے, جتنا مجھے یاد پڑتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب وہ کیا تھا 26ویں ترامیم کے بعد, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو 26ویں ترامیم کے تحت جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. اچھا, یہ چیز مولانا صاحب وعدہ نہیں کیا, نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہوں گے. نمبر 2, یہی بات مولانا صاحب نے اس کے بعد کہا تھا کہ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ ہوا ہے. اور اسی بات کو بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا. اب میں آ جاتا ہوں کہ جو بعض انہوں نے باتیں کہی تھی. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو کہ بھائی کر لیتے ہیں. میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. ان امپلائمنٹ جب ہماری گورنمنٹ تھی 5.4% تھی. جب پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ وہ آیا, پارٹ 1 آیا, اس میں یہ 6.4 یا 6.3% پہ چلی گئی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے آج کتنی ہے؟ 9.5%, آلموسٹ دگنی ہو گئی ہے. 0.92% گروتھ ہوگی. 9.5% کون ابزارب کرے گا, کہاں سے؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اس کے اندر پھر دوسرا جو تھا نا, جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی, پاک ہمارے ٹائم پہ 15.6% تھی. ان کے پہلے ٹینیور میں تھوڑی سی ترقی ہوئی اور وہ 14% پہ آ گئی. اب اس سے زیادہ ترقی ہوئی, وہ 13% پہ آ گئی. اصل میں یہ ہر چیز الٹا دیکھتے ہیں نا, کہ جب ترقی ہوتی ہے تو یہ نیچے سے دیکھیں. آج انہوں نے جتنا انہوں نے ہم پہ تنقید کی تھی پاکستان کی ہسٹری میں, جو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے نا, یہ آپ کو پوائنٹس دیتی ہے. اس میں یہ نہیں آپ کی پوزیشن, لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پی ڈی ایم آپ نے پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ تھا, اس کی سر فرسٹ ٹینیور میں آپ والی گورنمنٹ سے بہتر ہو گئی تھی کرپشن انڈیکس. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پوائنٹ وائز اتنے ہی تھے, پوائنٹ وائز یہ بہتر نہیں ہوئے تھے. ہوتا کیا ہے پوزیشن میں باقی جو آگے پیچھے ہوتے ہیں نا, میں رینک نہیں, میں سکور کی بات, سکور میں یہ بہتر ہو گئے. سکور میں نہیں بہتر ہوئے تھے, وہ میں خیال میں 28 تھے, اسی طرح ہی تھے, یا 29 تھے, اسی طرح ہی تھے. ابھی یہ لوگ 27 پہ آ گئے ہیں. the lowest ever پاکستان نے سکور. اچھا اس کو چھوڑ دیں, میں آپ کو ایک اور کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ ہے جو دنیا کی ہر جگہ کے ڈیموکریسی کے انڈیکس کو دیکھتا ہے. اس میں وہ 4 جگہوں پہ مارک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی جگہ کیا ہوتی ہے کہ فل ڈیموکریسی, دوسری فلاٹ ڈیموکریسی, تیسری ہائبرڈ ڈیموکریسی, چوتھی اتھارٹیرین رجیم. یہ یاد رکھیں مشرف نے جس وقت مارشل لاء لگایا تھا, مشرف کو ان لوگوں نے 3.92 کا مارکس دیا تھا. 4 سے نیچے اتھارٹیرین رجیم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو اس سال کیا پوائنٹس ملے؟ 3.25, much worse than مشرف ایرا. یہ اتنے زیادہ اتھارٹیرین رجیم ہو گئے. آئی ایم ایف نہیں آئے گا تو اور کیا کرے گا؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ یورپین یونین بھی ہیومن رائٹس کے بیسس پہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے صحیح کام کیا ہے. اور نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انٹرنیشنل جرنلسٹک آرگنائزیشنز کے ریپس آنا شروع ہو گئے, ان کے ہیڈز آنا شروع ہو گئے. میری بات سنیں, جب آپ ایک بندے کو مطلب آپ ایک جگہ جھوٹ بول سکتے ہو, دوسری جگہ جھوٹ بول سکتے ہو. الجزیرہ نے, برٹش وہ بی بی سی نے, کنہوں نے کیا کیا. اب آپ نے الجزیرہ کا نام لے لیا ہے, I am bound to take this out because الجزیرہ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے, نہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ریمیٹنس وار جو اعلان کیا تھا وہ لوز کر گئے. میں ذرا اسد صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں کامران صاحب کی طرف بھی جانا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا مجھے اس وقت کا ویٹ کرنا پڑے گا 1999 کی طرح کہ آئی ایم ایف ہمیں آ کے $50 ملین کا وہ فائن کر دے کیونکہ ہم لوگوں نے فکر لوگ, لیکن ویسے آپ کی بات بھی نہیں مان رہے. میں اس لیے سوال آپ سے کر لیتی ہوں. اسد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی سینیٹر اسد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا گھر بیٹھ کے فگرز بنانے میں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ
जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। इस तरह की फिगर्स हर बंदा घर बैठ के दे सकता है इस तरह की नेगेटिव, लेकिन जो एक्शन है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, वो सबको पता है कि पाकिस्तान। मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, कामरान मुर्तज़ा साहब को, कामरान मुर्तज़ा साहब को आप देख लें, थोड़ा सा मैं जरा शामिल कर लूं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ऑल्दो आपने बहुत जगह पे इसकी बात वजाहत तो की है, लेकिन सर तनकीद करने वाले नाक़िदीन इस वक्त कह रहे हैं कि अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है सर, आप लोग उसके अंदर हिस्सा डाल कर गए। देखिए हम मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से जरा शामिल कर, मेजॉरिटी में है क्या? मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल कर रही हूं। असद साहब, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल कर, ये आईनी तरामीम 2/3 लोगों ने दी हुई है, अगर उनमें ये वो कैसे 2/3 बनाए कैसे थे? नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन 2/3 ने इनको वोट किया है। असद साहब आप वैसे नाराज हो गए, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैं तो कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल पूछ रही हूँ कि हिस्सा उन्होंने डाला 26वीं जो आईनी तरमीम है उसके अंदर। बल्कि अब तो मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ लोगों को सुना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दे रहे हैं कि आप लोगों के साथ अलायंस ना बनाए, माइनस मौलाना फजल रहमान अलायंस होना चाहिए क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ हो रहा है उसके लिए। वो दीवानी साहब का मसला है, जो मुशर्रफ साहब के वजीर थे, तो वो पहले वो मुफ्त मशवरा जो है ना, वो उससे पहले मौलाना के घर के खुद चक्कर लगाया करते थे, अभी थोड़े दिन पहले तक आए हुए थे। तो यानी वो हमारा काम या बाकी जमातों का काम है कि हम किसी के साथ बैठे या ना बैठे, वो दुरानी साहब को जो है वो उस मुफ्त मशवरे नहीं देने चाहिए। जी जी, उन्होंने नहीं दिया मशवरा, बिल्कुल। हाँ, किसी एजेंडे पे होंगे मुमकिन है। तो दोबारा एक्टिव हुआ हुआ है ना मुशर्रफ की रिजीम के बाद, मैं 2003 वाले उसमें सेनेट में था, तो उसमें ये बड़े एक्टिव हुआ करते थे उस जमाने में। तो उसके बाद मुशर्रफ के साथ जो है पोलिंग एजेंट भी थे ऐसा ही। वो जो इल्जाम हम पे लग रहा है 26 अमेंडमेंट पे, एक तो बात ये है कि 26 अमेंडमेंट में जो भी अपोजिशन की पार्टियां थी सबको एतमाद में लिया गया था। और कल भी मैं असद कैसर साहब के साथ बैठा था, जो हमारी आपस में जो ना वो बातें चल रही हैं पीटीआई के साथ, तो मैंने उनको 26 अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है मैंने उनको जो मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन सी ऐसी बात थी जिसको हमने आपके साथ डिबेट नहीं किया था, और हम अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठे थे। मैंने उनसे कहा था कि कौन सी, क्या उस वक्त तक जब तारक साहब जो है वो तरमीम पेश कर रहे थे, क्या मैं उस वक्त तक इस चैम्बर में आ जा नहीं रहा था और आपकी बातों को जाके इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहा था? तो जो भी उधर दोस्त बैठे थे सब उसमें असबात में थे। तो मैंने फिर उनको कहा था, चलिए ये बताइए कि अब इसमें क्या क्या ऐसी बात है जो काबिल एतराज रह गई है। सारी तो नहीं है ना, सारी उसमें जो ओरिजिनल थी 56 क्लासेस थे, 56 क्लासेस को जो है ना रिड्यूस करते करते हमने गवर्नमेंट की जो ना 22 क्लासेस तक ले आए। और जब 22 क्लासेस तक ले आए तो 5 क्लासेस उसमें हमारे हैं। वो 5 क्लासेस भी जो है ना वो आप जो है ना उसमें इनोसेंटली या पता नहीं किस तरह से जो है ना वो उनको भी जो है ना वो बीच में वो कर देते हैं। बाकी 22 क्लासेस में आपको जो है वो गिन के बताने होंगे कि कौन सा क्लास दुरुस्त नहीं है और कौन सा क्लास अगर दुरुस्त नहीं है तो वो क्यों दुरुस्त नहीं है, वो किस बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, वो किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्या चीज उसमें कॉम्प्रोमाइज हुई है। और अगर चलिए फर्ज कर लें कि कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हुई है, उससे कोई नतीजा क्या आया, आपने उसी को चैलेंज किया है या उसने सारे के सारे को चैलेंज कर दिया है, और उसको किस तरह से किस पैटर्न पे चैलेंज किया, और क्या उसमें आपने कोई अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है, क्या कोई इंटरिम रिलीफ की दरखास्त लगाई है कि उसमें जो कॉन्सिक्वेंस में जो बाकी बातें हो रही है वो ना हो, और क्या उसके नतीजे में जो कमीशन बना है क्या उसका हिस्सा नहीं है 26 के नतीजे में बनने वाले कमीशन का। बिल्कुल ठीक है सर। उस फसल में तो आप फायदे में तो शरीक हैं, मगर वो उस फसल जमीन में आपके लिए। चलिए सर, मैं मजीद आपसे इस पे बात करती हूँ, मुझे असल में एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, उस ब्रेक से वापस आके इन इश्यूज पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज पे हमने बात की। असद साहब सर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आप दोनों की पार्टीज का इंटरनल एक एक दो इश्यूज हैं, उन पर कमेंट ले लूँ। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, वक्त भी थोड़ा महदूद है मेरे पास। सर जावेद लतीफ़ साहब पंजाब हुकूमत से बड़े नाराज़ दिखाई दिए। वो कहते हैं जी कि आप क्या चाहते हैं कि अवाम जो है वो सड़कों पर निकल आएँ? अगर हम सड़कों पर निकल आए तो वैसे वो थ्रेट ब्यूरोक्रेसी को कर रहे हैं कि आपका दफ्तर जाना मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत शहरियों को सड़कों पर आने के लिए उकसा रही है, और ये तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसकी बुनियाद पर उन्होंने इतनी नाराज़गी का इजहार किया है। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि वजारत एविएशन को ख़त्म करके उसको वजारत दिफा में जो ज़म किया गया ये एक बड़ा ही गैर मुनासिब और गलत फैसला है। तो ये तो आपके सीनियर रहनुमाई पार्टी के जो कि बड़े ओपनली आके जो है वो इख्तलाफात करना शुरू हो गए।
देखिए, हर शख्स की अपनी राय होती है और जरूरी नहीं कि पूरी पार्टी और कायदीन या कैबिनेट और हुकूमत उससे जो है इत्तफाक करे और उस पर डिस्कशन ओपन होती है। हर एक का अपना माइंड है, वो अप्लाई करते हैं। अगर कोई ये समझता है कि ये गलत है तो गलत वो उसके है, लेकिन मेजॉरिटी का डिसीजन जो है वही प्रिवेल करता है और सैनिटी जो है वो प्रिवेल करती है। जो आपकी बाकी जो है तजावजात का, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा काम है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ, सिवाय यहाँ पे जो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया है। ये वाहिद वो चीज़ है जो शहरियों को सुकून पहुंचा। पर जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि लोग बाहर निकल आएंगे सड़कों पर, आप उकसा रहे हैं लोगों। देखिए, यहाँ लाहौर खुल गया है, यहाँ पर छोटे छोटे शहरों से जो है सड़कें, फुटपाथ वगैरह, रेडी वगैरह, उनको एक बात इज्जत रोजगार दिया गया है। उनको एक खूबसूरत उनकी वो कार्ड शॉप्स बना के दी गई हैं और प्रॉपर लाइन के साथ, लाइट्स के साथ, हर चीज के साथ। और किसी किस्म की कोई ट्रैफिक की हिंड्रेंस नहीं है, पैदल चलने वालों को कोई तकलीफ नहीं, खवातीन बच्चों को स्कूल आने जाने वालों में कोई परेशानी नहीं। चले, आप ये सिर्फ इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी मेरे पास वक्त थोड़ा सा सेगमेंट में कम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इख्तिलाफ राय होता है और ये जो इकदाम है ये बहुत अच्छा है। सेंटर साहब, ये तो हमारे, देखिए मैं अभी पिछली लाहौर की शादियां बहुत हो रही हैं, हमारे ये पीटीआई के और दूसरे दोस्त जो हमें मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा हुमायूं साहब से उनकी जमात का एक सवाल पूछूं। काम नहीं हुआ, जब हम पैदा हुए थे गंद पड़ा हुआ था हमारे मोहल्ले में, वो और ये हमारी जो बात है कि अपनी वज़ीर आला तक जाए कि ये काम बहुत अच्छा। चले, मैं जरा थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा कि असद साहब कह रहे हैं कि ये तो इख्तिलाफ राय पार्टीज में हो जाया करता है, अच्छी बात है। आई नो के थोड़ी सी हंसी आ रही थी अभी, वो असद साहब कह रहे थे कि हम जब पैदा हुए थे तब से ये गंद पड़ा था। ये जब पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, आपके एमपीए शेखुपुरा के और लाहौर के ये शादी में मुझे कह रहे थे कि जब हम पैदा हुए थे हमने। अच्छा, आपके एमपीए जी, पीटीआई के एमपीए वो तारीफ कर। अच्छा, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है, मुझे ये बता दें कि इख्तिलाफ राय अच्छा होता है पार्टीज में। असद साहब कह रहे हैं आपकी पार्टी में होता है तो आप निकाल देते हैं, मरवत साहब को निकाल दिया पार्टी से। देखिए दो चीजें, इख्तिलाफ राय इज a healthy thing, I agree with him। इख्तिलाफ राय हर जगह पे सवाल करना अच्छी बात है। ये और बातें वक्त में उन्होंने खुद ये सवाल पूछा, उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, बता दें। इस तरह है, उनका पूरा हक है कि उनको बताया जाए क्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना घर का मामला है, वो उनको बता देंगे। हैविंग सेड दैट थिंग, जो मुझे इल्म है और वो चीज़ वहाँ पे मैं ये समझता हूँ, चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, कोई कितना टैलेंटेड क्यों ना, वो उस जगह की जो रूल्स रेगुलेशंस या लॉज वो वायलेट कर रहे थे, आप कह रहे हैं वो अगर वायलेशन उनकी हो रही है तो वो परमिसिबल नहीं है। यू थिंक मरवत साहब ने, बिकॉज़ आपकी पार्टी के बहुत, मैं आपसे आपका ओपिनियन मांग रही हूं ना, आपकी पार्टी के बहुत लोगों की हिमायत में आ गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या वायलेशन किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मरवत साहब ने बहुत अच्छे काम किए व्हेन पीटीआई नीडेड हिम द मोस्ट। सर, मैंने वाइंड अप करना, इज इट अ वाइज डिसीजन? आप लोग अपनी एक पार्लियामेंट की सीट लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं? मैं तो दूसरे एंगल से सवाल देखिए, इस तरह है कि अगर इमरान खान को इन चीजों की परवाह होती ना, तो वो 2013 के बाद एकदम 2013 के इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने 20 लोगों को या 22 लोगों को एट अ टाइम निकाल दिया था। इस शक में कि ये लोग जो है ना, ये हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे, तो हमें उससे फिक्र नहीं है। हम लोग सर, उस वक्त हालात फर्क थे, आज एक सीट के लिए लड़ रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, हम अपने प्रिंसिपल्स ठीक रखना चाहते हैं। चले, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपका, सेंटर असद अशरफ साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सेंटर कामरान मुर्तज़ा के भी शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।